हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स की बात करें, चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रिज्म किससे कहते हैं। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का थ्योरम, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम बच्चों, इसलिए आज इसको मैं कंप्लीट करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे तैयार करना ही करना है। चलिए शुरू करते हैं। प्रिज्म होता क्या है बच्चों, तो प्रिज्म कैसे बनता है आप सबको पता होना चाहिए। प्रिज्म बनाने के लिए अपन एक यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज बनाते हैं बच्चों, इससे प्रिज्म हम बना देंगे। देखिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा बच्चों, है ना, थोड़ा समय लूंगा। मैं प्रिज्म बना रहा हूं बच्चों, यहाँ पे ऐसा ले लो भाई, ठीक है। फिर यहां से इसके आगे ऐसा कर दो भाई, फिर इसके आगे थोड़ा सा आप ऐसा कर दो, ये आपका प्रिज्म बन जाएगा। ठीक है, प्रिज्म बन जाएगा प्रिज्म। ये फिर इसको ऐसा मिला दो, ठीक है, इसको आप ऐसा मिला दो, इसको ऐसा मिला दो, ये आपका प्रिज्म बन गया। ठीक है बच्चों, यहां पर आप देखोगे तो तीन आयताकार भाग है, एक ये वाला भाग बच्चों और एक ये वाला भाग, ये वाला भाग, मतलब एक आयताकार ऐसा, एक आयताकार ऐसा और एक नीचे वाला आयताकार है। दो त्रिभुजाकार जैसे ऐसे बनेगा बच्चों, ऐसा, तो दो त्रिभुज का आकार आपको दिखेगा और तीन आयताकार, तो तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार पृष्ठों से मिलकर बनी हुई ज्यामिति एक प्रिज्म कहलाती है। और प्रिज्म का कोण यहां पे बनता है, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बच्चों, क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया। देखो जरा, प्रिज्म उस समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं जो किसी कोण पर झुके दो समतलों पृष्ठों के बीच में घिरा होता है। मतलब दो समतल पृष्ठों के बीच में घिरा रहेगा, सिंपल सा, है ना। यदि समतल पृष्ठों की बात करें तो उसे हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे आपका एक समतल पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ है ना, तो ये अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। और अब अपवर्तक पृष्ठ के बीच के जो कोण को बच्चों हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं, प्रिज्म का कोण कहते हैं। तो प्रिज्म की परिभाषा बहुत सिंपल, यानी कभी कभार पूछा जाता है। यदि कोई पूछ दे तो एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल, है ना, पृष्ठों के बीच घिरा हुआ माध्यम होता है। प्रिज्म जो है तीन आयताकार दो त्रिभुजाकार भाग से मिलकर बना होता है। इतना यदि प्रिज्म के बारे में पता है तो इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और ये सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल रहता है। नोट्स मात्र 100 रुपए में मिलते हैं। जिस बच्चे को चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर है 9685 29 91 49, मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, जानकारी लें बच्चों, मात्र 100 रुपए में बढ़िया नोट्स प्राप्त करें। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी, क्योंकि आज का जो मेन टास्क है ना प्यारे बच्चों, आज का जो मेन टास्क जो आज का है वो है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। अपवर्तनांक का व्यंजक बहुत ही महत्वपूर्ण आज इस टॉपिक को लेकर आया हूं बच्चों। इसके लिए अपन को क्या बनाना पड़ेगा, एक प्रिज्म। तो प्रिज्म बनाने के लिए आपको एक त्रिभुजाकार भाग ले लेना है बच्चों, बस इसी में से काम हो जाएगा। अब प्रकाश किरण में मान के चलता हूं इस पर आपतित होगी, इस पर प्रकाश किरण आपतित होगी, तो यहां से लेकर चलता हूं बच्चों प्रकाश किरण यहां से आपतित हो रही है। ठीक है, ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है और बच्चों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो गई, फिर आगे ये निकल गई। ठीक है, इसके अभिलंब भी होंगे। इसके अभिलंब कैसे होते हैं, इसके अभिलंब कुछ इस तरीके से होंगे बच्चों। इसके अभिलंब ऐसे होंगे, एक अभिलंब इसके लंबवत एकदम परपेंडिकुलर होता है, लंबवत। ठीक है, एक अभिलंब इसके परपेंडिकुलर होगा, एकदम लंबवत बच्चों। तो दो अभिलंब हो गए। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे P है बच्चों, PQ प्रकाश किरण आपतित हुई है, प्रिज्म के अंदर अपवर्तित हुई है, यहाँ पे R हो गया और S दिशा में चली गई है। आपका जो प्रिज्म है ABC है, ABC प्रिज्म है बच्चों। यहाँ पे AO हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, O हो गया। मान के चलता हूं ये M हो गया, इधर आपका N हो गया। ठीक, अब यदि मैं बात करूं कि विचलन कितना हुआ है, प्रकाश किरण ऐसे जाना चाहिए लेकिन ऐसे मुड़ गया, तो कुछ ना कुछ विचलन हुआ होगा। विचलन का मतलब अपनी स्थिति से पहले से बच्चों कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है उसकी स्थिति, है ना, थोड़ी से कुछ ना कुछ स्थिति उसकी गड़बड़ हो गई है, तो कुछ ना कुछ विचलन हुआ होगा। तो विचलन कितना हुआ होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो विचलन के लिए अपन को इसको सीधा खींचते हैं कि भाई सीधा खींचेंगे और बच्चों इसको पीछे बढ़ाएंगे, जहां पे मिल जाएगा इसको पीछे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको पीछे बढ़ाते हैं, जहां पे मिल गया बच्चों, यहाँ पे T पर ये मिल गया, कहां पे मिल गया, T पर मिल गया, कहां पे मिल गया भाई, T पर मिल गया। यहीं पे आपका जो विचलन कोण है बच्चों, ये विचलन कोण बन गया। ठीक है, ये किस दिशा में चला जाता है सर, तो U दिशा में चला जाता है। ठीक है, आपतन कोण की यदि बात करें बच्चों, आपतन कोण की बात करें तो आपतन कोण यहाँ पे बच्चों I1 है। ठीक है, अपवर्तन कोण अभिलंब के साथ R1, यहाँ पे बच्चों R2
और लास्ट में निर्गत कोण जो है वो I2 हो गया। इस तरीके से आप लोगों को क्लियर रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। माना कितना लिखना भैया, लिखना है ABC एक प्रिज्म है, AB और AC आपका अपवर्तक पृष्ठ है, A प्रिज्म का कोण है बच्चों, ठीक है। एक वर्णी प्रकाश किरण PQ, देखो जरा PQ AB पर आपतित होती है, प्रिज्म के अंदर QR दिशा में जाती है, और फिर प्यारे बच्चों AC पृष्ठ से, जो आपका AC पृष्ठ से RS दिशा में प्रकाश किरण निर्गत होकर के चली जाती है। यानी प्रकाश किरण यहां से चली है बच्चों, इधर गई है, फिर डायरेक्शन आपकी इधर हो गई है। विचलन ऐसा क्यों है, डेल्टा से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, देखो प्रकाश किरण ऐसी जानी चाहिए लेकिन इधर टकरा कर आ गई, तो इसको पीछे बढ़ाए तो वास्तविक विचलन कितना हुआ है, डेल्टा। विचलन मतलब अपने पथ से विचलित हो गया है, अपने पथ से क्या हो गया बच्चों, विचलित हो गया है। यहां तक किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। तो यही विचलन कोण का खेल है। इसके लिए एक खेल आपको समझना होगा कि मान लीजिए प्यारे बच्चों कोई त्रिभुज है और यदि उसके एक भुजा को आगे बढ़ा दें तो ये आपका कहलाता है वहिष्ठ कोण। और वहिष्ठ कोण जो है बच्चों वो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यदि हम यहां पे लिखेंगे, कहने का तात्पर्य जो वहिष्ठ कोण है, वहिष्ठ कोण जो आपका बना है वो कौन सा कोण है सर, UTS, देखना UTS ये बहिष्ठ कोण है। यहां पे जो डेल्टा बना है ये U, ये T और इधर आगे बढ़ जाओगे तो UTS एक बहिष्ठ कोण है। ये सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब यहां पे Q है, यहां पे R है, तो सम्मुख कोण एक आपका ये कोण है प्यारे बच्चों, कोण TQR है, और एक और सम्मुख कोण जो हमने कहा ये वाला TRQ है। ये दो कोणों के योग के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया कि वहिष्ठ कोण, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा को आगे बढ़ा दो तो वहिष्ठ कोण बनता है जो कि त्रिभुज के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये पहला फैक्ट आपको क्लियर हुआ। दूसरा फैक्ट आपको सीखना पड़ेगा कि यदि एक रेखा दूसरी रेखा को विभाजित करती है तो ये वाला कोण ये कोण के बराबर होगा। मतलब बच्चों आपतन कोण और यहां पे जो दूसरे माध्यम में कोण बना है वो कोण दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए तो यहां पर मेरे बच्चों आप लोग देखिए कि यहां पर जो कोण बना है देखना I1 है, और इधर कोण आधे का बच्चों R1 है, और इधर का कोण यदि निकालना है तो सर क्या करोगे, I1 में R1 को घटा दोगे। फिर से समझना, बड़े बारीकी समझना थोड़ा बच्चों आप लोग समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि यदि ये I है बच्चों तो ये भी आपका I है। ठीक है, यदि ये I है तो ये भी I है। मतलब यहां पे यदि बात करूं ये I है तो ये भी आपका पूरा I है। लेकिन मुझे इधर का मान निकालना है तो उधर का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, मतलब यहां से इधर R दिया है ना बच्चों, क्या दिया है, R1 दिया है, और इधर का निकालना है तो पूरे में से इसको घटा दूंगा कि नहीं घटा दूंगा। समझ में आया? चलो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब ये बहिष्ठ कोण होता है, सॉरी बहिष्ठ कोण नहीं, शीर्षाभिमुख कोण होता है। ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। यदि इधर का मान I है तो इधर का मान भी I है। लेकिन प्यारे बच्चों इधर का मान जो R है तो यहां से आधे का मान निकालना है तो I में R घटा दोगे सर, यही चीज तो अपना हो जाएगा। अरे वाह सर, अब मजा आया कि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। क्या कहलाती है, शीर्षाभिमुख कोण। बहिष्ठ कोण बोला हूं उसके लिए सॉरी। बहिष्ठ कोण कब बनता है, त्रिभुज के किसी एक भुजा के आगे बढ़ाओगे ये तो बहिष्ठ कोण बनता है। तो यहां पे TQR, जो TQR निकालना, मुझे यहां का मान निकालना है मेरे बच्चों, तो ये कैसे निकलेगा, बोलोगे सर इसके लिए अपन को क्या करना है, I1 में R1 को घटा देना है। अच्छा अब इधर की यदि मैं बात करूं कि यहां का मान तो I2 में R2 को घटा देना है, I2 में R2 को घटा देना है। जी हां, ये कोण आपका UTS आया है ना, अर्थात ये डेल्टा आया। यहां पे ऐसा कर दो, आप डेल्टा कर दो। अभी हम डेल्टा कर रहे हैं, बस हो गया। और इसको एक समीकरण एक दे देते हैं बच्चों, समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, डेल्टा M कर लो या डेल्टा भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना। ठीक, चलिए आगे अब बात करेंगे। यह समीकरण 1 है। यदि किसी त्रिभुज में आपसे हम बोल दें कि तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
180 डिग्री होता है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर सही बात है, सही बात है सर, ये तो आप परफेक्ट की बात कर रहे हैं। यदि त्रिभुज में बात करता हूं, त्रिभुज में बात करता हूं ओ क्यू आर में या क्यू ओ आर में या क्यू ओ आर में, देखना प्यारे बच्चों, देखना देखना देखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब R1 R2 यहां पे भी एक कोण बना है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी तीन कोण कौन कौन सा, आर क्यू ओ धन क्यू आर ओ धन क्यू ओ आर, तीनों का मान 180 डिग्री होता है, ठीक। अच्छा, आर क्यू ओ का मान R1 है सर, ठीक। क्यू आर ओ इसका मान R2 है सर। और यहां पर प्यारे बच्चों तो ये है क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। अब ये पूरा का पूरा प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी कोण, यदि कोण क्यू ओ आर बराबर यदि मैं आपसे कहूंगा तो आप कहोगे सर 180 माइनस R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये चीज क्लियर। अभी मैं दो स्टेप लगाया हूं, एक तो वही कोण से निकाला हूं और दूसरा इस त्रिभुज की भी बात किया हूं बच्चों। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, R1 R2 और ये वाला कोण O वाला, इसको मैंने बोला तो टोटल मान कितना हो गया, टोटल मान कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है सर। इतना क्लियर सर। अब बात करते हैं चतुर्भुज। एक चतुर्भुज आपको यहां पे नजर आएगा, ढंग से समझना। वो चतुर्भुज आपको नजर आएगा ए क्यू ओ आर, ए क्यू ओ आर, ए क्यू ओ आर, ए क्यू ओ आर। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ठीक है। चलें तो देखना बच्चों, चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में आपने कहा कोण ए, तो ए को ए ही लिखते हैं। कोण ए क्यू ओ धन कोण ए आर ओ धन कोण क्यू ओ आर, टोटल 360 डिग्री, टोटल 360। अब समझना बच्चों, अब समझना, यदि मैं बात करूं कि ये आपका कितना कोण बनेगा तो 90 डिग्री। क्यों सर 90? क्योंकि ये अभिलंब है ना, अभिलंब है और अभिलंब इस पर लंब है, तो यहां पे जो कोण बनेगा 90 डिग्री। कितना बच्चों, 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री। अच्छा सर यहां पे भी बताओ, ये आपका बच्चों इस पर ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, तो यहां पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। मतलब कोण ए आपका रहने दो, कोण ए आपका रहने दो, इसका मान 90 डिग्री, ठीक है, इसका भी मान 90 डिग्री। और इसको समीकरण 2 से आप यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हो, यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हो। क्यू ओ आर का मान कितना है, 180 माइनस R1 धन R2 बराबर 360। ठीक सर, यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन आपने कहां कहां से वैल्यू पुट किया है सर, ये समझ में नहीं आया। तो कोण क्यू ओ आर समीकरण का मान समीकरण 2 से रखा हमने, समीकरण 2 से, तो ठीक रहेगा ना, याद रहेगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा सर ये कोण ए है तो कोण ए रख दो, इनको जोड़ दो सर तो 360 आता है, माइनस R1 प्लस R2 आता है, बराबर 360 आता है। सर 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, आपको बिलीव नहीं है तो भाई उधर लेकर घटा दो, तो कोण ए माइनस R1 प्लस R2 बराबर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो यदि हम बात करें कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। अल्पतम विचलन की स्थिति में
क्या बोला? अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में जो R1 है लगभग R2 के बराबर होगा। मतलब ये सब R1 R2 के बराबर R हो जाएगा। इसलिए A बराबर हो जाएगा बच्चों R धन R। कितना हो जाएगा? R धन R। कितना हो जाएगा? R धन R। तो R कितना R? 2R। R 2R, यानी A बराबर 2R। तो यहां पे बच्चों R बराबर हो जाएगा A/2। R बराबर क्या आ गया बच्चों? A/2। R बराबर A/2। मुझे फिर जरूरत पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। पुनः अल्पतम विचलन की स्थिति में बात करता हूं, पुनः अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, विचलन का मतलब प्रकाश किरण बहुत ज्यादा विचलित ना हो, अपनी मार्ग से थोड़ा बहुत विचलित हो। तो जो I1 है बच्चों, I1 है या R1 है, जैसे मैं I1 की बात किया, I2 की बात किया, ये सब I के बराबर हो गया। मतलब सेम है बच्चों, है ना, ध्यान रखिएगा। अल्पतम विचलन की स्थिति का मतलब जैसे प्रकाश किरण ऐसे चलेगी तो ज्यादा विचलित ना हो, लगभग ऐसे सीधी चली जाए, तो विचलन कम होगा। तो I1 का मान I1 का मान I2 के बराबर हो जाएगा और R1 का मान R2 के बराबर हो। अल्पतम विचलन की स्थिति में बहुत कम विचलन हो। अच्छा, ध्यान देना थोड़ा सा, हम यहां पे समीकरण जो 1 लेकर चल रहे हैं बच्चों, समीकरण 1 देखिएगा, समीकरण 1 से लेकर चलेंगे। समीकरण 1 से, कहां से? समीकरण 1 से, अल्पतम विचलन की स्थिति में समीकरण 1 से देखना, थोड़ा देखना बाबूजी। डेल्टा की जगह डेल्टा m कर रहे हैं अल्पतम विचलन की स्थिति में। यहां पर बच्चों I1 माइनस R1 था, तो I माइनस R लिख सकते हैं। फिर प्लस बच्चों I2 माइनस R था, तो I माइनस R लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है। I की जगह I1 की जगह I लिख रहे हैं, I2 की जगह I लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये तो यदि मैं इसको जोड़ दूं तो I 2I और R 2R, दोनों माइनस में है बच्चों, ठीक। दोनों में से 2 कॉमन ले लूं, या कि फिर A का मान रख दूं। R बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा M बराबर 2I, 2R का मान कितना है? A माइनस A। तो 2I बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 2I बराबर कितना हो जाएगा? A इधर आएगा तो A प्लस डेल्टा M, तो यहां से I का मान निकल कर आ जाएगा। R का मान तो हमें पता है, I का मान निकल कर आ जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? A प्लस डेल्टा M बटा 2, A प्लस डेल्टा M बटा 2, A प्लस डेल्टा M बटा 2। ये आपका R का मान आ गया, ये I का मान आ गया। अब क्या करोगे सर? अब हम लगाएंगे स्नेल के नियम से। क्या लगाओगे? स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है कि म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। तो म्यू बराबर कितना होगा? साइन आई, आई का मान कितना है? ए प्लस डेल्टा एम, ए प्लस डेल्टा एम बटा 2, और साइन आर, आर का मान कितना है? a बाई 2, तो साइन a बाई 2। जी हां प्यारे बच्चों, ये जो आप लोग चाहते थे वो चीज मिल गया, खत्म कहानी। यही प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक है। जी हां, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक है। तो आज इस व्यंजक को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। नोट्स में भी आपको बढ़िया प्रॉपर मिलता है, इसलिए नोट्स लेना जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर तैयारी के लिए प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए, जिसका मात्र 100 रुपए चार्ज है। कॉन्टेक्ट नंबर है 9685292949, 9685299149। जो अगले लेक्चर की बात करेंगे ना प्यारे बच्चों, आगे देखो प्रिज्म में अपवर्तन के बारे में बात करेंगे, उसमें अपना विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में संबंध रहेगा, ठीक है। इसके बाद पतले प्रिज्म में उत्पन्न विचलन की बात करेंगे,
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण देखेंगे, वर्ण विक्षेपण क्षमता देखेंगे बच्चों, प्रकीर्णन देखेंगे, प्रकीर्णन का उपयोग देखेंगे, रेले का प्रयोग देखेंगे, अप्रत्यक्ष प्रकीर्णन देखेंगे, है ना। ये सारा चीज समझने लायक है, क्लास मिस मत करना। और आप लोग सोचोगे कि सर जो एनसीईआरटी बुक में नहीं वो चीज कुछ एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हो, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज भी कराऊंगा, क्योंकि एमपी बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीज दे देता है। ईथर का नामकरण आईयूपीएसी नामकरण नहीं था, लेकिन हाफ ईयरली में क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है। इसलिए आप लोगों को जरूर जो मैं पढ़ाऊं उतना तैयार कर ही लो, बाकी एक्स्ट्रा तो आप जितना पढ़ना है तो पढ़ो, बाकी सिलेबस पूरा कराने की जिम्मेवारी हमारी है। हाँ, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक बच्चों। प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, थम्स अप कर दिया करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।